थैलेसीमिया एक बहुत ही भयानक रोग कहा जाता है कि ये थैलेसीमिया जेनेटिक होती है। क्या कुछ इसकी प्रिवेंशन होनी चाहिए और किस तरह से ये रोग जो है किसी को अगर हो जाता है तो इसे निरोग करने के लिए क्या कुछ प्रावधान है वो डॉक्टर्स द्वारा किए जाते हैं। आइए जानते हैं। डॉक्टर मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, डॉक्टर दारा सिंह जी और डॉक्टर ढींगरा, जो जम्मू के जाने माने डॉक्टर हैं और आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है और इस पर हम आज बातचीत करते हैं, जानते हैं इन्हीं से। सर, आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी है और ऐसे में एक मैसेज जो है आपके द्वारा अगर लोगों को जाता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव रहता है। पहली बात तो आपसे जानना चाहूँगी, ये थैलेसीमिया है क्या और ये इतना भयानक रोग क्यों है? ऐसा है मैम कि हमारे साथ ये जो प्रोफेसर साहब हैं पीडियाट्रिक के, ये डिटेल आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसकी डिज़ीज़ के बारे में। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि हमारे पास एक बहुत बढ़िया एस्टेब्लिश वेल सेंटर है इसके ट्रीटमेंट का, और आज हमारे पास कम से कम 340-50 पेशेंट रजिस्टर्ड हैं जो यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा एडवांस चल रहे हैं। पहले क्या था कि इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देकर ही चलाया जाता था बच्चों को, लेकिन अब डॉक्टर साहब ने कल यहाँ पर दिल्ली से डॉक्टर मंगाए थे। अब हम थोड़ा सा एक दो स्टेप इसमें, एक तो हम चाहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन की जाए कि थैलेसीमिक बच्चा ही नहीं हो, उसको पहले प्रिवेंट किया जाए। दूसरा जो हो गया है उसमें सिर्फ वो ब्लड पे ही डिपेंडेंट नहीं रहे, हम उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं और इन्होंने एक करवाया भी ये केस। तो इसलिए आपको ये डिटेल में विस्तार पूर्वक इस डिजीज़ के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में बताएंगे। डॉक्टर संजीव ढींगरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, थैलेसीमिया होता क्या है? देखिए, थैलेसीमिया एक रक्त की बीमारी है। इसमें है ये जेनेटिक, जैसे आपने पहले ही बताया कि इसमें होता यह है कि जो हमारे आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल जो हमारे खून में होते हैं, उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का मॉलिक्यूल रहता है, जो कि प्रोटीन रहता है, जो कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। तो उसमें फर्दर जो है चेन्स होती हैं, कुछ प्रोटीन चेन्स होती हैं, उसमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाए, वो प्रॉपर ना बन रही हों या बिल्कुल नहीं बन रही हो, तो उसकी वजह से थैलेसीमिया होता है। और डिपेंडिंग अपॉन कि भाई कौन सी चेन इन्वॉल्व है, अल्फ़ा चेन इन्वॉल्व है, बीटा चेन इन्वॉल्व है, तो उसके हिसाब से हम कहते हैं ये अल्फ़ा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया है। हमारे यहाँ कॉमन है बीटा थैलेसीमिया, और बीटा थैलेसीमिया जो है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 ग्रुप्स में। एक हो गया थैलेसीमिया मेजर, जो कि सबसे सीवियर फॉर्म है इस डिज़ीज़ की, और उसमें बेसिकली क्या होता है, जो पेशेंट है वो 6 महीने के आसपास अपने लक्षण उसको आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि उसको खून की कमी होनी शुरू हो जाती है, उसके साथ साथ उसकी तिल्ली, उसका जिगर वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दूसरा जो ग्रुप है वो है, और ये जो थैलेसीमिया जो मेजर है, इसको बेसिकली फिर सर्वाइवल के लिए रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत रहती है। जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो थैलेसीमिया इंटरमीडिया हम उसे कहते हैं, और वो आजकल हम उसे कहते हैं नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया। उसमें जो है बच्चा आम तौर पे प्रेजेंट करता है 2 साल के आसपास। उस समय उसको थोड़ी खून की कमी होनी शुरू हो जाती है, और हल्की फल्की कोई ऑर्गेनोमेगाली यानी कि स्प्लीन और लीवर भी उसका एनलार्ज हो सकता है। बट मोर और लेस ये बच्चे जो होते हैं ये अपना हीमोग्लोबिन 7.5 से 10 के बीच में मेंटेन कर लेते हैं विदाउट एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हाँ, कभी कभी इनको भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, बट ये अपना मोर और लेस ये इनको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से हम लोग इनको कहते हैं नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया। पर इनको भी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि थैलेसीमिया में एक तो खून की कमी है, दूसरी प्रॉब्लम इनमें रहती है कि वक्त के साथ इनको आयरन ओवरलोड शुरू हो जाता है। वो मेजर में भी होता है और इंटरमीडिया में भी होता है, तो उसके लिए भी मॉनिटरिंग की ज़रूरत रहती है, और फिर दोनों ही केसेस में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं वक्त के साथ, तो उनके लिए हम इन बच्चों को मॉनिटर करते हैं। तीसरी एंटिटी जो है वो है थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया माइनर जो है वो आमतौर पे उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, उनको हल्का सा एनीमिया हो सकता है, और पर डे टू डे लाइफ में वो बिल्कुल नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह रहते हैं, और उनको पता करने का तरीका है सिर्फ टेस्ट, ऐसे उनको कोई लक्षण नहीं होता। तो थैलेसीमिया माइनर खुद तो ठीक रहेगा, पर उसके साथ एक ही दिक्कत है कि अगर एक थैलेसीमिया माइनर की शादी दूसरे थैलेसीमिया माइनर से हो जाती है तो
उनकी आने वाले जो बच्चे हैं उसमें हर प्रेगनेंसी के टाइम पे 25% चांस है कि उस बच्चे को थैलेसीमिया की बीमारी हो सकती है, मेजर हो सकता है। तो ये 3 जो ग्रुप्स हैं मेजर, थैलेसीमिया के ये 3 मेन ग्रुप्स हैं, थैलेसीमिया मेजर, इंटरमीडिएट एंड माइनर। और इसकी जो मैनेजमेंट है, जिसका जो ट्रीटमेंट है स्पेशली मेजर का, वो है रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते देते टाइम के साथ इनको आयरन ओवरलोड होना शुरू हो जाता है। तो आमतौर पे 10 से 15 जब खून ब्लड चढ़ जाते हैं इनको, तो उस समय तक इनको आयरन जमा होना शुरू हो जाता है और इनका फेरेटिन यूजुअली 1000 से ऊपर चला जाता है। तो वो टाइम होता है जब हम इनको वो दवाइयाँ शुरू करते हैं जो अंदर से आयरन निकालती हैं, जिनको हम आयरन चिलेशन ड्रग्स कहते हैं। 3 तरह की ड्रग्स अभी तक हमारे पास अवेलेबल है और हमारे जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, डॉक्टर दारा सिंह है यहाँ पे और हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उन लोगों की हमेशा ये कोशिश रही है कि ये ड्रग्स हमेशा हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल रहें इन बच्चों के लिए, और ये दवाइयाँ जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हम इन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो इनको ब्लड मिलता है, वो ब्लड भी जो है वो होना चाहिए ल्यूकोडिप्लीटेड और नेट टेस्टेड, जो कि आइडियल माना जाता है थैलेसीमिया पेशेंट के लिए। और अगेन मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का, और स्पेशली ब्लड बैंक में डॉक्टर मीना सिद्धू और उनकी टीम का, कि वो हमारे जो थैलेसीमिक पेशेंट हैं इनको ल्यूकोडिप्लीटेड और नेट टेस्टेड ब्लड मिलता है, जो कि अभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में बड़ी कम जगहों पे अवेलेबल है। तो इसके अलावा इनका रेगुलर हम फॉलोअप क्लिनिक करते हैं, महीने में 2 बार इनका रेगुलर चेकअप होता है, और हर साल हम एनुअल चेकअप कैंप्स करते हैं जिसमें बाहर से हम जो रिनोन्ड थैलेसीमिया स्पेशलिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर JS अरोड़ा हैं, जो दिल्ली जो नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं और बड़ा नाम है उनका थैलेसीमिया के फील्ड में, और डॉक्टर VP चौधरी हैं जो फॉर्मर HOD रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी एम्स के, और उन्होंने भी बहुत काम किया थैलेसीमिया के फील्ड में। तो वो हर साल आते हैं, इन बच्चों का एनुअल चेकअप करते हैं और फिर हमें फर्दर गाइड भी करते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं इन बच्चों के लिए। तो इस तरह से, और जैसे अभी कल ही हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था जिसमें डॉक्टर गौरव खरिया आए थे अपोलो हॉस्पिटल से न्यू दिल्ली से। उन्होंने इन बच्चों का चेकअप भी किया, उन्होंने HLA मैचिंग भी की है कुछ 6 बच्चों की, और सैंपल्स लिए हैं बेसिकली HLA मैचिंग के लिए। रिपोर्ट्स तो अभी आना बाकी है। और इस तरह का कैंप हमने साल भर पहले भी लगाया था, तब डॉक्टर सुनील भट्ट आए थे, और उस कैंप में कोई 16 बच्चों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 2 बच्चों के जो हैं वो मैच कर गए थे अपने भाई बहन के साथ। तो उनमें से एक ने ऑप्ट किया कि हाँ हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाएंगे, और उन्होंने करवा भी लिया है। और जैसे कि डॉक्टर तारा सिंह अभी बता रहे थे आपको कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अभी तक जो है वो इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। इसके अलावा जीन थेरेपी भी अब थैलेसीमिया पेशेंट्स में शुरू हुई है, बट अभी टाइम लगेगा इंडिया में उसको फ्रीली अवेलेबल होने के लिए। तो अभी तो अगर हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात करें इंडिया में तो वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि आंकड़ों की अगर बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर में आंकड़ों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को नज़र आता है। यहाँ पर जो है थैलेसीमिक पेशेंट बहुत ज़्यादा है और कश्मीर में बहुत कम। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे तो अभी आपने देखो, जैसे ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, हो सकता है इसमें क्लाइमेट्स का इफेक्ट हो। दूसरा हो सकता है कि ये मैरिजेस भी कैसे, कोई मतलब अगर एक ही फैमिली में डिजीज़ चल रही है, उसी में मैरिजेस हो रही हैं तो वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। जो है ये जेनेटिक है डिसऑर्डर, और इसलिए ये किसी खास कम्युनिटी में जो है ना वो ज़्यादा देखे जाते हैं, कुछ खास कम्युनिटीज़ में, कुछ खास रीजन में ये ज़्यादा देखे जाते हैं। और इसीलिए जैसे जम्मू प्रोविंस है यहाँ पे कॉमन है, पंजाब में कॉमन है, इवन जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे भी कॉमनली, इवन साउथ इंडिया में भी है। बट कश्मीर में शायद ये जीन्स ये वहाँ पे इतनी सर्कुलेट नहीं है की है, तो इस वजह से वहाँ बड़े गिने चुने पेशेंट हैं थैलेसीमिया के, और वो
उनमें से कुछ तो यहाँ जम्मू ही अभी तक आते थे चिलेशन ड्रग के लिए और अपने रेगुलर चेकअप के लिए, पर रिसेंटली कश्मीर में भी उन्होंने थैलेसीमिया पेशेंट का ट्रीटमेंट वहाँ पे प्रॉपर शुरू किया है अभी। सर एसएमजीएस हॉस्पिटल क्या कुछ फैसिलिटीज़ जो है इन थैलेसेमिक पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है? मैम हमारे पास एक वेल एस्टेब्लिश सेंटर है जो 24 ओवर चलता है। इंडिपेंडेंट उसके डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हमने डेडिकेटेड लगाया है और जिसके इंचार्ज डॉक्टर संजीव डिंगरा हैं, इनकी देख रेख में होता है। रेगुलर मेडिकल चेकअप होता है और यहाँ पर इन बच्चों को सबको ब्लड जो है फ्री में दिया जाता है। हमारी प्रायोरिटी रहती है इनका, और कैंसर पेशेंट्स को हम फ्री में ब्लड देते हैं। और जितनी भी, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि जितनी भी इनको ड्रग्स चाहिए वो फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट जो है अरेंज करके रखती है। अभी भी अवेलेबल है हमारे पास। अभी पीछे कोई कश्मीर वालों को मेडिसिन चाहिए थी, वो भी हमने यहाँ से भेजी। पूरे J&K में कहीं किसी अस्पताल में नहीं, SMGS में वो अवेलेबल है। फ्री ऑफ कास्ट जो है ड्रग्स अवेलेबल हैं। हर फैसिलिटी, इनकी टेस्टिंग भी, इवन जो हाईटेक टेस्टिंग है यहाँ पर हो रही है, और उसके आगे भी जो करनी है उसके लिए भी हम इनसे मिलके कोई 1-2 मशीन जो है हाईटेक मशीन चाहिए, उसके लिए भी हम प्रपोज़ल भेज रहे हैं कि हमें वो मशीन मिल जाए ताकि हम और इसका डीप में स्टडी कर सकें। इसके साथ ही यहाँ पर जेनेटिक काउंसलिंग भी हो रही है। जेनेटिक सेंटर भी हमारा है जिसमें डिटेक्शन की जाती है, एंटीनेटल डिटेक्शन की जाती है, वो भी हमारे यहाँ चल रहा है। डॉक्टर अरशद कर रहा है, उसने भी 2-4 केस ऐसे डायग्नोज किए हैं कि जिन बच्चों को सर्वाइव नहीं, कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, मेजर के हैं, तो वो पहले ही उसका एडवाइस कर देते हैं। डॉक्टर्स का एक बोर्ड होता है कि इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो ये फैसिलिटीज़ जो हैं हमारे यहाँ चल रही है। सर बोन मैरो की अगर बात की जाए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने में बहुत ज़्यादा पैसों का खर्च लगता है। तो यहाँ पर जो SMGS में मैं सुनने में आया है कि एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है, तो क्या पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट उस समय में रहती है? नहीं, यहाँ नहीं कराया है उन्होंने, दिल्ली में कराया है, बाहर ही कराया है, लेकिन यहाँ से डिटेक्ट करवाया है। हाँ, वो इनसे डॉक्टर साहब आपको इसके बारे में बता देंगे कि कैसे किया है। यहाँ पे जो कैंप लगा था उस कैंप में उनके HLA सैंपल लिए गए थे पेशेंट्स के, और उनके जो भाई बहन थे परिवार में उनके, फिर उनका बाद में HLA जो मैचिंग की जाती है, ये टेस्टिंग की जाती है, और उसमें जब पाया गया कि उनका मैच कर गया है तो फिर उस फैमिली को इन्फॉर्म किया गया, फिर उनको काउंसिल किया गया। उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया और फिर वो बाहर गए थे। उन्होंने जम्मू में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो इसमें उनको कोल इंडिया से सहायता मिली। कोल इंडिया जो है वो अभी हर उस थैलेसीमिया पेशेंट को जिसका कोई भाई बहन में से कोई अगर उनको HLA मैच मिल जाता है, और वो अभी जो क्राइटेरिया हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए, उसके हिसाब से वो फिट होता है ट्रांसप्लांट के लिए, तो उनको वो 10 लाख रुपए की सहायता देते हैं। तो वो सहायता उनको मिली, और कुछ लोकल NGOs ने भी उनको सहायता की, और उससे उनका जो है उन्होंने ट्रांसप्लांट हुआ। और इसके अलावा मैं जो ज़्यादा बात करना चाहूँगा वो मैं बात करना चाहूँगा प्रिवेंशन को लेके, क्योंकि रोकथाम जो है हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन पे हम लोगों को अभी थोड़ा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि उसमें कई तरीके हैं प्रिवेंशन करने के। उसमें सबसे पहला तरीका तो ये जो स्टेप है वो तो है स्क्रीनिंग का, कि हमें एटलीस्ट कैरियर स्क्रीनिंग करनी चाहिए। स्पेशली जो बच्चे जिनकी अभी शादी होने वाली है, अगर हम प्री मैरिटल उनकी स्क्रीनिंग कर लें, और जब उनको पता चल जाए किसी को कि भाई मैं कैरियर हूँ, तो वो जब भी शादी के टाइम पे जैसे हम पत्री मिलाते हैं तो उसमें गुण मिलाते हैं, तो वहाँ ये देखा जाए कि भाई ये जो कैरियर है वो दूसरे जो जिससे उसकी शादी और कहीं वो भी कैरियर तो नहीं है। तो अगर दोनों के टेस्ट दोनों बता रहे हैं कि दोनों कैरियर हैं, तो वो अगर शादी ना करें तो अच्छी बात है। पर अगर शादी पहले ही हो चुकी है, उनको बाद में पता चला कि वो दोनों कैरियर हैं, या पता होने के बावजूद भी वो शादी करना चाहते हैं, तो उसके भी आगे तरीके हैं कि हम थैलेसीमिया प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक तो हो गया कैरियर स्क्रीनिंग, नंबर 2 हो गया प्री मैरिटल काउंसलिंग, कि हम उनको काउंसल करें शादी से पहले, और दूसरा आ गया कि आप अब शादी हो गई है तो उसके बाद कैरियर स्टेटस अपना पता करें, या फिर जो हम अपने हॉस्पिटल में कर रहे हैं हम एंटीनेटल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। या जितनी भी लेडीज़ जो एंटीनेटल चेकअप के लिए आती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने के अंदर हम उनका स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। वो मशीन हमारे
हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि वो लेडी कहीं कैरियर तो नहीं है। अगर वो प्रेग्नेंट लेडी कैरियर निकलती है तो हम उसके हस्बैंड का टेस्ट करते हैं। अगर वो दोनों कैरियर निकलते हैं तो फिर हम एंटीनेटल डायग्नोसिस के लिए उनको काउंसल करते हैं। और उसमें जो है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो फैसिलिटी भी हमारे हॉस्पिटल में है और कोई 14 वीक्स के आसपास जो प्रेगनेंसी के उस समय वो जो है अंदर से सैंपल लिया जाता है माँ के पेट से और वो उसका टेस्ट किया जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है क्या वो थैलेसीमिया से ग्रसित तो नहीं है। अगर वो पाया जाता है कि वो थैलेसीमिया से ग्रसित है तो फिर हम पेरेंट्स को काउंसल करते हैं और वो फिर उनको पूरा हम इन्फॉर्म करते हैं कि थैलेसीमिया क्या चीज़ है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको बाद में आ सकती हैं। तो उसके बाद वो माता पिता सोच समझ के अपना फैसला ले सकते हैं कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहते हैं या टर्मिनेशन चाहते हैं। और ये जो प्रोसीजर्स हैं, यही सब चीज़ें कई मुल्कों ने इनको फॉलो किया, जैसे साइप्रस जैसे कंट्री ने जहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन था थैलेसीमिया, आज उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया है। तो हम भी कंट्रोल कर सकते हैं। पर इसके साथ साथ और जो तरीके हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस। जैसे आज आपके माध्यम से हम ये मैसेज आम समाज में और जनता में देना चाहते हैं कि वो लोग अपना स्क्रीनिंग करवाएं और उनको पता होना चाहिए और शादी से पहले ज़रूर अपना स्क्रीनिंग करा के अपना कैरियर स्टेटस देख लें और इंश्योर करें कि भाई 2 कैरियर की शादी ना हो। तो एक तो अवेयरनेस वाला पार्ट हो गया जो बहुत ज़रूरी है और इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो होते रहने चाहिए ताकि हम लोगों को जागरूक कर पाएँ इस बारे में। सर, आखिरी में आपसे सवाल जानना चाहूँगी कि क्या थैलेसीमिया क्योरेबल है? हाँ, थैलेसीमिया अब जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के साथ क्यूरेबल है, कल को जीन थेरेपी आएगी तब भी हम कहेंगे कि हाँ जी चलो एक और हमें तरीका है कि जिससे हम इसको कह सकते हैं कि क्यूरेबल है। पर अगर किसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो फिट नहीं हो पाता है या उसका नहीं किया जा सकता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किसी वजह से, तो उसको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कन्वेंशनल इलाज है उसके साथ भी वो नॉर्मल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो उतना जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस किसी को अगर हम क्योर नहीं कर पाए तो वो मायूस हो जाए, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो अब एडल्टहुड में हैं, उसमें से कुछ लोग BDS हैं, कुछ लोग इंजीनियर्स हैं, कुछ बच्चे हमारे जो हैं वो MBA कर रहे हैं, एक बच्ची हमारी MBBS भी कर रही है और कुछ बच्चे हमारे जो हैं वो अपने फैमिली बिजनेसेस में काम कर रहे हैं। तो वो नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। सिर्फ ये है कि जैसे आप मान लीजिए कि हमको रोज़ खाने की ज़रूरत पड़ती है, उनको महीने में 2 या 3 बार ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है और साथ में कुछ दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हालांकि है इस चीज़ का क्योर, पर वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जहाँ पॉसिबल है वहाँ चांस लिया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है, पर अगर नहीं है तो आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कराएं। अपने बच्चे जो भी थैलेसीमिक बच्चा है उसका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से ऊपर रखें, टाइम टू टाइम चेकअप कराएं, आयरन चलेशन दवाइयाँ टाइम से खाएं और आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। और एक मैसेज मैं और देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि प्लीज़ ब्लड डोनेशन कीजिए, मैक्स टू मैक्स ब्लड डोनेशन करिए इन बच्चों, क्योंकि इनकी तो ये लाइफ लाइन है, इनकी लाइफ लाइन ब्लड ही है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दारा सिंह और डॉक्टर संजीव डीगरा, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि थैलेसीमिया कितना ही जो है घातक रोग है और क्या कुछ इसकी प्रिवेंशन होनी चाहिए। और जिस तरह से डॉक्टर्स ने हमें बताया कि ये एक भयंकर रोग नहीं है, टाइम टू टाइम अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं और अपना ब्लड चेंज करवाते हैं तो आप इस रोग के साथ स्वस्थ जिंदगी भी जी सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।